नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी ग्वालियर की है। ये बात 2023 की है। ग्वालियर की पुरानी छावनी इलाके में बड़ा गांव है, जहां देवेंद्र माहौर नामक व्यक्ति ने एक घर बनाया था। वह मूल रूप से भिंड जिले के रारुआ गांव का रहने वाला था और 2020 में सेना से रिटायर हुआ था। देवेंद्र की पत्नी और 2 बच्चे गांव में बने मकान में रहते थे, जबकि वह अक्सर ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित अपने मकान में आकर पार्टी किया करता था। 6 जुलाई को देवेंद्र ने घर से कहा था कि वह ग्वालियर में पेशी के लिए जा रहा है, लेकिन उस दिन के बाद वह वापस नहीं लौटा। उसके अचानक गायब होने से परिवार में चिंता का माहौल बन गया। देवेंद्र का यह व्यवहार परिवार के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि वह हमेशा लौटकर घर आता था। देवेंद्र की लापता होने की खबर जैसे ही उसके भाई उपेंद्र को मिली, वह तुरंत ग्वालियर की पुरानी छावनी इलाके के बराक गांव पहुंचा ताकि अपने भाई की कोई खोज खबर ले सके। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भाई का घर का दरवाजा खुला पड़ा था। यह देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी, जिससे घर में अंधेरा छा गया। उपेंद्र ने मोबाइल की टार्च जलाकर घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने भाई देवेंद्र की खून से सनी लाश देखी। यह देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उपेंद्र ने जोर से शोर मचाया, जिससे पड़ोसी मौके पर इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने इस घटना की सूचना पुरानी छावनी थाने को दे दी, जिससे कुछ ही देर में तत्कालीन टीआई मिर्जा आसिफ बेग के साथ साथ सीएसपी रवि भदौरिया भी मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों से पूछताछ में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि 2 रोज पहले जब देवेंद्र गांव से यहां आया था, तभी से ग्वालियर में रहने वाली देवेंद्र की साली पूनम भी उसके साथ रुकी थी। इससे पुलिस लक्ष्मीगंज में रहने वाली पूनम की तलाश में जुट गई। पुलिस को पता चला कि 20 साल की अविवाहित पूनम ग्वालियर में अकेली रहती थी। पूनम लड़कों की तरह रहती थी और उसका व्यवहार भी लड़कों जैसा था। 2 दिन बाद पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पूनम ने अपना अपराध स्वीकार करने में देर न लगाते हुए बताया, देवेंद्र मेरी चाहत के बीच सबसे बड़ी रुकावट था। मैंने अपना प्यार हासिल करने के लिए देवेंद्र की मांग पर उसके साथ शारीरिक संबंध तक बनाए, लेकिन जब मुझे यह महसूस हुआ कि देवेंद्र को रास्ते से हटाए बिना मैं अपना प्यार नहीं पा सकती, तो मैंने उसे मार डाला। पूनम ने यह भी बताया कि वह देवेंद्र की पत्नी यानी अपनी चचेरी बहन रश्मि की दीवानी थी। वह रश्मि के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन रश्मि राजी नहीं थी। इसलिए उसे लगा कि जब तक देवेंद्र जिंदा है, रश्मि को शारीरिक जरूरतों के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी। इसलिए उसने रश्मि की जिंदगी में किसी और की जरूरत पैदा करने के लिए देवेंद्र को दूर करना जरूरी समझा। रश्मि, जो पूनम से उम्र में लगभग 15 साल बड़ी थी, जब पूनम का जन्म हुआ था तब रश्मि किशोर उम्र की हो चुकी थी। पूनम का बचपन एक आम लड़की की तरह ही बीता, लेकिन जैसे ही उसने किशोर उम्र में कदम रखा, उसका व्यवहार बदलने लगा। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने या लड़की बनकर रहने में कोई रुचि नहीं थी। जब पूनम ने जवानी की ओर कदम बढ़ाया, तब भी उसका तरीका वही रहा। अब तक परिवार वाले उसकी जिद को एक बचपना समझकर नजरअंदाज करते थे, लेकिन जैसे ही वह बड़ी हुई और उसका व्यवहार उसी तरह का रहा, तो आसपास के लोग चौंक गए। वे यह देखकर हैरान हो गए कि पूनम अब भी लड़कों जैसे कपड़े पहनती और लड़कों जैसा व्यवहार करती थी। इस बदलाव को देखकर मोहल्ले के लोग चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी बेटियों को पूनम से दूर रहने की सलाह देना शुरू कर दी। वे मानने लगे थे कि पूनम का तरीका अब सही नहीं है। यह सब पूनम के परिवार के लिए भी परेशानी का कारण बन गया था, क्योंकि उसे यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वह किस तरह से अपनी बेटी को समाज के अनुरूप बना सकते थे। हालांकि इस समय तक पूनम के समलैंगिक होने की बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार को लेकर मोहल्ले के लोग चिंतित होने लगे। दूसरी लड़कियों के माता पिता ने अपनी बेटियों को पूनम से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पूनम की संगत से उनकी बेटियां लड़कों जैसा व्यवहार न सीखें। इसलिए पड़ोसी उनके साथ ज्यादा घुलने मिलने से डरते थे। पूनम के परिवार ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन पूनम इसके खिलाफ थी। वह ग्वालियर चली गई और अकेले रहकर ऑटो चलाने लगी। पूनम का यह फैसला उसके परिवार के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वे चाहते थे कि वह परंपरागत तरीके से शादी करे और अपना भविष्य उसी दिशा में बनाए। लेकिन पूनम ने अपनी पसंद और जीवन शैली को लेकर अपना निर्णय लिया और ग्वालियर में अपनी राह पर चल पड़ी। इसी बीच पूनम की मुलाकात भिंड जिले की रहने वाली चचेरी बहन रश्मि से हुई।
दरअसल रश्मि के पति देवेंद्र माहौर ने सेना से रिटायर होने के बाद ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके के मुरैना रोड पर बड़ा गांव में एक मकान बनवाया था। करीब 2 साल पहले रश्मि किसी काम से ग्वालियर आई थी। तब उसकी मुलाकात पूनम से हुई थी। पूनम रश्मि को देखते ही उसकी दीवानी हो गई, इसलिए कुछ ही दिन बाद वह रश्मि से मिलने उसके गांव चली गई। रात में रश्मि ने पूनम के लिए अलग बिस्तर लगाया था, लेकिन पूनम जिद करके रश्मि के साथ ही सो गई। आधी रात के बाद रश्मि को अपने शरीर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ तो उसकी नींद खुली। उसने देखा कि पूनम उसके साथ लड़कों की तरह हरकत कर रही थी। रश्मि ने उसे रोका, लेकिन पूनम नहीं मानी। वह रात भर रश्मि को समलैंगिक संबंध बनाने के लिए मनाती रही, लेकिन रश्मि ने मना कर दिया। अगले दिन पूनम वापस ग्वालियर आ गई, लेकिन अगले 2 महीने में उसने कई बार अलामपुर जाकर रश्मि के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन रश्मि ने हर बार मना कर दिया। इससे पूनम समझ गई कि जब तक रश्मि अपने पति से संतुष्ट है, वह पूनम को कोई तवज्जो नहीं देने वाली। पूनम को मालूम था कि देवेंद्र अक्सर मौज मस्ती करने के लिए ग्वालियर के मकान पर आता है, इसलिए उसने देवेंद्र से दोस्ती बढ़ाकर उसे रश्मि से दूर करने की योजना बनाकर उससे दोस्ती बढ़ा ली, जिससे जब भी देवेंद्र ग्वालियर आता पूनम उसके साथ बैठकर शराब पीती। ऐसे में एक रोज जब देवेंद्र ने नशे में झूमते हुए पूनम की कमर में हाथ डाला तो बिना देर किए पूनम ने देवेंद्र की इच्छा पूरी कर दी। पूनम जैसी लड़की जो बिना नखरे किए खुद को उसके हवाले करने वाली और उसकी हर बात में साथ देने वाली साली पाकर देवेंद्र खुद को खुशकिस्मत मानने लगा। वहीं दूसरी तरफ 40 साल के हो चुके देवेंद्र का जोश देखकर पूनम समझ गई कि ऐसे जोश वाले पुरुष की पत्नी रश्मि को समलैंगिक संबंध के लिए राजी करना मुश्किल है। इसलिए उसने देवेंद्र के साथ पहली रात बिताने के बाद ही उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके बाद देवेंद्र आए दिन पूनम से संबंध बनाने लगा। इस बीच लगभग साल भर का समय बीत गया। रश्मि ने तो इस दौरान पूनम की बात मानकर उसके साथ समलैंगिक संबंध नहीं बनाए, पर देवेंद्र आए दिन ग्वालियर आकर पूनम के साथ संबंध बनाता रहा। घटना के दौरान देवेंद्र 6 जुलाई को ग्वालियर पहुंचा। उसने यहां आते ही पूनम को फोन किया तो पूनम पूरी योजना बनाकर बरा स्थित देवेंद्र के घर पहुंच गई। 6 और 7 जुलाई को देवेंद्र ने दिन रात खुद शराब पी और पूनम को भी पिलाने के बाद उसका यौन शोषण किया। पूनम को मालूम था कि 9 जुलाई को देवेंद्र वापस भिंड चला जाएगा, इसलिए 8 और 9 जुलाई की रात जब देवेंद्र पूनम को साथ लेकर शराब पीने बैठा तो पूनम बोली, तुम्हें रश्मि ज्यादा अच्छी लगती है या मैं? अब कोई भी आदमी ऐसी साली जो प्रेमिका भी हो, उसके सामने बीवी को अच्छा कैसे बता सकता है? इसलिए देवेंद्र ने भी यही कहा कि रश्मि में वह बात कहां जो तुम्हारे प्यार में है। देवेंद्र की बात सुनकर पूनम ने शराब की बोतल उठाकर देवेंद्र के होठों से लगा दी। साली के साथ मस्ती करने की धुन में देवेंद्र लगभग आधी बोतल शराब गटक गया, जिससे नशे में उसके हाथ पैर कांपने लगे। यह देखकर पूनम ने प्यार का नाटक करते हुए उसे और शराब पिला दी और जब भरोसा हो गया कि अब देवेंद्र उसका विरोध नहीं कर पाएगा तो छुपाकर रखा चाकू निकालकर उसकी गर्दन रेत दी। देवेंद्र किसी भी हालत में जिंदा न बच जाए, इसलिए पूनम ने उसके दोनों कलाई की नसें भी काट दी और फिर आराम से अपने कपड़े पहनकर वहां से निकलकर घर आ गई। उसकी योजना थी कि देवेंद्र की मौत के बाद रश्मि को सहानुभूति देकर उसका भरोसा जीते और उसके साथ समलैंगिक रिश्ता बनाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हत्या के बाद रश्मि तो दूर रहेगी और वह खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। पूछताछ के बाद टीआई मिर्जा आसिफ बेग की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी मानसिक स्थिति और उसके संघर्ष ने पुलिस को यह समझने में मदद की कि वह अपने प्यार को पाने के लिए कितनी हद तक जा सकती थी। पूनम के कृत्य ने न केवल उसके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि उसकी चचेरी बहन रश्मि को भी गहरे आघात पहुंचाया। रश्मि, जो पहले से ही इस रिश्ते में उलझन में थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने पूनम के व्यवहार को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल चुका था। और आज की दूसरी कहानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले की है। ये बात 2023 की है। देहरादून में एक रायपुर थाना है। 10 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे सोडा सरोली गांव के प्रधान प्रवेश कुमेढ़ी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जानकारी दी कि माल देवता रोड पर सिरवालगढ़ के पास एक युवती का शव संदिग्ध हालत में पड़ा है। एसएचओ कुंदन राम अपने साथ एक दरोगा और 2 कांस्टेबल लेकर सिरवालगढ़ की ओर रवाना हो गए। उन्होंने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी थी। जब एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वहां काफी लोग जमा थे।
एक युवती की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी। एसएचओ ने जांच की शुरुआत करने से पहले फॉरेंसिक और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को मौके पर बुलाया। इन टीमों ने कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल को ध्यान से देखा। जिस युवती की लाश पाई गई वह करीब 20-22 साल की लग रही थी। उसके सिर और माथे पर गहरे चोट के निशान थे, जैसे किसी भारी या नुकीली चीज से मारा गया हो। वह एक ब्रांडेड मिडी पहने हुए थी जो खून से सनी हुई थी। पास में एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल पड़ी हुई थी जो बहुत संदिग्ध थी। युवती के हाथ में एक सोने और एक चांदी की अंगूठी थी, जिससे यह साफ था कि हत्या लूट के लिए नहीं की गई। लाश जिस जगह पाई गई वह एक कच्ची नाली के पास थी और वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ने आसपास के लोगों से युवती की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटे की कोशिश के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। लाश के पास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान की जा सके। इसलिए घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने और पंचनामे की प्रक्रिया के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए दून अस्पताल भेज दिया गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने लाश की फोटो खिंचवाकर उसे मीडिया और सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि मृतका की पहचान हो सके। यह साफ था कि महिला की हत्या कहीं और की गई थी और लाश को वहां लाकर फेंक दिया गया था। मालदेवता चौकी प्रभारी एसआई राजीव धारीवाल की शिकायत पर रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। उच्च अधिकारियों के आदेश पर मामले की जांच एसएसआई नवीन जोशी को सौंप दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने एसपी सरिता डोभाल और सीओ अभिनय चौधरी की निगरानी में एसएचओ कुंदन राम के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गईं ताकि हत्याकांड का खुलासा हो सके। पहली टीम ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। दूसरी टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की। तीसरी टीम ने मृतका की ड्रेस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जूडियो ब्रांड के शोरूम में जाकर पूछा कि वह ड्रेस किसने खरीदी थी। पुलिस ने शव की जांच की तो देखा कि युवती ने जो ड्रेस पहनी थी वह जूडियो ब्रांड की थी और काफी महंगी थी। इससे यह अंदाजा हुआ कि वह लड़की किसी आम परिवार से नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी महंगी ड्रेस कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं पहन सकती। जब पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस ब्रांड के कपड़े शहर में केवल 2 ही शोरूम्स में बिकते हैं। इसका मतलब यह था कि अगर वहां से इसे खरीदा गया होगा तो अवश्य ही कोई जानकारी मिलेगी। पुलिस ने मृतका की पहचान करने के लिए चौथी टीम को काम सौंपा। पुलिस की तीसरी टीम ने जूडियो ब्रांड के शोरूम्स जाखन और किशन नगर से जानकारी इकट्ठा की। वहां से पता चला कि दोनों शोरूम्स से बिल्कुल उसी तरह की 8 ड्रेस बिक चुकी थीं। पुलिस ने उन सभी ड्रेस के खरीदारों के बिल, फोन नंबर और पते हासिल कर लिए और फिर एक एक कर सभी से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस की पहली टीम घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। करीब 300 मीटर दूर एक ग्रामीण के घर में पूछताछ करने पर पता चला कि यह घटना 9 और 10 सितंबर की रात के बीच हुई थी। उस घर में रहने वाले पंकज पटवाल ने बताया कि रात करीब 11 बजे के लगभग जब वह अपनी गाड़ी से उस रास्ते से होकर अंदर आया था, तब तक वहां कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वारदात रात 11 बजे के बाद ही हुई है। इसलिए पुलिस की दूसरी टीम ने रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक महाराणा प्रताप चौक से थानो रोड की ओर और थानो रोड से महाराणा प्रताप चौक की ओर जाने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। पुलिस की टीमों ने उसी दिन करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और थानो रोड से महाराणा प्रताप चौक की ओर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आने जाने वाले करीब 240 वाहनों की एक लिस्ट बनाई जो इस दौरान इस रास्ते से गुजरे। जब पुलिस ने इन वाहनों के आने जाने के समय की जांच की तो 18 वाहन ऐसे पाए गए जिनके समय में संदिग्धता दिखी। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इन सभी चौपहिया वाहनों के नंबर और मालिकों के पते हासिल किए और फिर उन पत्तों की जांच की। इसके बाद पुलिस ने वाहनों के मालिकों से एक एक कर जानकारी लेना शुरू कर दिया। इसी जांच के दौरान पुलिस टीम को एक किया कार जिसका नंबर UK 07DX5881 था और उसका ऑनर का नाम था रामेंदु उपाध्याय, जो देहरादून के प्रेमनगर पंडित वाधी का रहने वाला था। वह कार पुलिस की नजरों में संदिग्ध हो गई। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिस वक्त घटना हुई उस समय रामेंदु उपाध्याय का फोन बंद था और जब उनकी गाड़ी महाराणा प्रताप चौक से थानो चौक जा रही थी
तो उस रास्ते पर आमतौर पर जितना समय लगता, रामेंदु की गाड़ी को 42 मिनट ज्यादा लग गए थे। यह समय बहुत ज्यादा था क्योंकि इस रास्ते पर गाड़ी जल्दी पहुंच जाती है। रामेंदु उपाध्याय अब पुलिस की जांच के घेरे में आ गया था। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक टीम ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। मोबाइल से मिली जानकारी ने पुलिस का शक और भी मजबूत कर दिया और उन्हें लगा कि मृतका की मौत में रामेंदु उपाध्याय का कहीं न कहीं हाथ हो सकता है। लेकिन उसने मृतका को क्यों मारा और मरने वाली कौन थी, इस बारे में अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था, सिवाय इस बात के कि मृतका के शरीर पर जुडियो ब्रांड की जो मिडी मिली थी, ठीक वैसे ही रंग और साइज की एक मिडी रामेंदु उपाध्याय ने 3 सितंबर को जुडियो के किशन नगर शोरूम से खरीदी थी और उस दिन मृतक युवती भी उसके साथ थी। अब पुलिस के पास रामेंदु उपाध्याय के खिलाफ इतने सबूत थे कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती थी। पुलिस टीम ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर 11 सितंबर 2023 की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को उसके घर प्रेम नगर पंडित वादी से हिरासत में ले लिया और उसका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो रामेंदु उपाध्याय इधर उधर की कहानी सुनाता रहा। उसने पुलिस को बताया कि उसका मृतक महिला से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन तब तक पुलिस उसके मोबाइल को खंगालने के बाद मृतका के साथ रामेंदु उपाध्याय की फोटो और मृतक के फोन की लिस्ट में एक मोबाइल नंबर जो श्रेया के नाम से दर्ज था, उस पर कॉल की लंबी चौड़ी लिस्ट और व्हाट्सएप चैट को खंगाल चुकी थी। जब रामेंदु उपाध्याय ने देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है तो उसने कबूल कर लिया कि जिस महिला की लाश पुलिस को मिली है वह उसकी प्रेमिका श्रेया थी और उसकी हत्या उसी ने की थी। एसपी सरिता डोभाल और सीओ अभिनव चौधरी के सामने एसएचओ कुंदन राम और जांच अधिकारी नवीन जोशी ने पूछताछ की तो वो सेना का एक अधिकारी निकला। जिस युवती की हत्या हुई थी उसकी पहचान श्रेया शर्मा के नाम से हुई। उसका असली नाम सुमित्रा था और वह नेपाल के तनहु जिले के चिसापानी स्थित शिव बहादुर चौक की रहने वाली थी, जबकि रामेंदु उपाध्याय मूल रूप से उत्तराखंड के जिला देहरादून के प्रेमनगर पंडित वादी का रहने वाला है। रामेंदु साल 1999 में बतौर जवान सेना में भर्ती हुआ था। बाद में डिपार्टमेंटल कमीशन पाकर 2010 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। 2019 में उसकी शादी हो गई। उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी देहरादून के पंडितवाड़ी में एक पीजी चलाती है। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2020 में जब 39 वर्षीय रामेंदु उपाध्याय बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात था। सेना के अफसरों के बारे में कहा जाता है कि परिवार और पत्नी सुख से दूर रहने के कारण वे अक्सर जिस्मानी सुख तलाशने के लिए या तो रेड लाइट एरिया का सहारा लेते हैं या ऐसी औरतों से दोस्ती कर लेते हैं जो उनके शरीर की भूख मिटा सकें। कुछ समय पहले ही रामेंदु की शादी हुई थी और कुछ दिन पत्नी के साथ रहने के बाद ही वह अपनी ड्यूटी पर सिलीगुड़ी आ गया। पत्नी सुख की ऐसी लत लग चुकी थी कि रामेंदु उपाध्याय भी सिलीगुड़ी आने के बाद वहां के बार और ऐसे क्लबों में जाने लगा जहां खूबसूरत डांसर और जिस्म बेचने वाली हसीनाएं मिल जाती थीं। जनवरी 2020 में एक दिन रामेंदु उपाध्याय जब सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर मॉल के जिज्जी डांस बार में गया तो उसकी मुलाकात नेपाली मूल की एक युवती श्रेया शर्मा उर्फ सुमित्रा से हुई। श्रेया शर्मा 19 साल की एक ऐसी हसीन युवती थी जिसे कोई एक बार देख ले तो चेहरे से नजर न हटे। पहली ही बार में रामेंदु को श्रेया इतनी पसंद आई कि वह उसका दीवाना हो गया। इसके बाद तो रामेंदु श्रेया को देखने के लिए लगभग रोज ही जिज्जी डांस बार जाने लगा। रामेंदु डांस बार में जाता, 2-3 पैग पीता और लड़कियों खासकर श्रेया का डांस देखता और वापस आ जाता। लेकिन वह श्रेया से कभी यह नहीं कह पाता था कि वह उसे पसंद करता है और दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसने उसे अपना नाम और पद के बारे में जरूर बता दिया था। एक दिन रामेंदु को शराब का थोड़ा ज्यादा नशा चढ़ गया। उस दिन नशे में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे चला तक नहीं जा रहा था। उसकी हालत को देखते हुए श्रेया उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आई। रात के किसी वक्त जब रामेंदु की आंखें खुलीं तो देखा कि वह एक आरामदेह बिस्तर पर था। उस समय उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और बगल में उसका वो खूबसूरत ख्वाब था जिसकी चाहत में वह हर रोज जिज्जी डांस बार जाता था। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में दोनों जिस्म एक हो गए। उस रात रामेंदु को श्रेया ने वो चरम सुख दिया जो रामेंदु को कभी अपनी नईनवेली पत्नी से नहीं मिला था। उस रात श्रेया और रामेंदु के बीच जो रिलेशन बने
उसके बाद तो दोनों के रिश्ते ऐसे परवान चढ़े कि पहले कुछ दिन वे एक प्रेमी प्रेमिका की तरह मिलते रहे और एक दूसरे को प्यार करते रहे। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों सिलीगुड़ी में एक निजी मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। श्रेया ने अब डांस बार में काम करना छोड़ दिया था। वक्त तेजी से गुजरने लगा। हालांकि 1-2 महीने में रामेंदु देहरादून में अपनी पत्नी से मिलने जरूर जाता था, लेकिन इस दौरान उसे श्रेया हर वक्त याद रहती। ऐसा लगने लगा था कि श्रेया उसकी जिंदगी है। लेकिन अचानक अगस्त 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय का देहरादून के क्लेमेंट टाउन में ट्रांसफर हो गया। 4 अगस्त 2020 को उसने वहां ज्वाइन भी कर लिया। पंडितवाड़ी में उसका घर भी था और परिवार भी था, लेकिन न जाने क्यों उसकी जिंदगी में श्रेया के बिना एक अधूरापन और उदासी सी छाई थी। कुछ रोज में ही श्रेया के बिना जिंदगी बेजान सी होकर रह गई। लिहाजा पत्नी से काम का बहाना करके रामेंदु सिलीगुड़ी गया और वहां से श्रेया को अपने साथ देहरादून ले आया। अभी तक रामेंदु ने सोचा नहीं था कि श्रेया को कहां और कैसे रखना है, इसलिए रामेंदु ने उसे क्लेमेंट टाउन के ही एक होटल में रहने के लिए कमरा दिलवा दिया। जिंदगी एक बार फिर रंगीन हो गई। दिन में सेना की नौकरी और रात में होटल जाकर श्रेया की बाहों में वक्त गुजारना, यही रामेंदु की दिनचर्या बन गई। परिवार के पास तो वह बस नाम के लिए ही जाता था। लिहाजा उसकी पत्नी सविता को शक हो गया। सविता ने पति की निगरानी और पीछा शुरू किया तो जल्द ही उसके सामने यह राज खुल गया कि होटल में रह रही एक युवती से रामेंदु के संबंध है। सविता ने पति की निगरानी और पीछा शुरू किया तो जल्द ही उसके सामने यह राज खुल गया कि होटल में रह रही एक युवती से रामेंदु के संबंध है। इस बात पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और दबाव में आकर रामेंदु ने समय से घर आना जाना शुरू कर दिया। उधर मुलाकात नहीं होने के कारण श्रेया रामेंदु से नाराज हो गई और एक दिन बोली, अगर मुझसे मुलाकात नहीं करनी थी तो मुझे यहां लाने की क्या जरूरत थी। परेशान होकर रामेंदु ने कहा, अभी यहां मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए सिलीगुड़ी ही चली जाओ। इस तरह रामेंदु ने श्रेया को कुछ पैसे देकर और फिर वापस लाने का वायदा कर वापस सिलीगुड़ी भेज दिया। इस तरह करीब 1 महीना बीत गया। रामेंदु की पत्नी सविता को भी यकीन हो गया कि उसके पति का अब किसी से कोई चक्कर नहीं है। करीब 1.5 महीने बाद जब उसे श्रेया की याद सताने लगी तो उसने श्रेया को फोन कर फिर से देहरादून बुला लिया। लेकिन इस बार उसने श्रेया को अपने घर व ऑफिस से दूर राजपुर रोड के एक होटल में ठहरा दिया। श्रेया खुद को कर्नल की पत्नी समझने लगी। अपने प्यार को समीप पाकर उसकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ गई। लेकिन इस प्यार की खातिर अब उसकी जेब ढीली होने लगी थी, क्योंकि महंगे होटल में रहने से लेकर खाने और शराब के खर्चों के साथ श्रेया की शॉपिंग के खर्चों ने रामेंदु उपाध्याय की जेब का बजट बिगाड़ दिया था। लिहाजा कुछ दिन होटल में रखने के बाद उसने क्लेमेंट टाउन में एक फ्लैट किराए पर लिया और श्रेया को वहां रख दिया। धीरे धीरे दोनों ने वहां अपनी गृहस्थी बसा ली। कुछ दिन तो सब कुछ सही तरीके से चला। साथ रहते रहते श्रेया अब पूरी तरह खुद को रामेंदु की पत्नी मानने लगी थी। बस एक ही कमी थी कि वह पूरे समय और स्थायी उसके साथ नहीं रहता था। इसलिए श्रेया अब अक्सर रामेंदु पर साथ रहने और पत्नी का तलाक देने का दबाव बनाने लगी। शुरू में तो रामेंदु ने इसे केवल श्रेया की महत्वाकांक्षा समझा, लेकिन जब वह लगातार इस बात की जिद करते हुए उसके साथ झगड़ा और गाली गलौज करने लगी तो रामेंदु को उसकी बातें खटकने लगी। कहते हैं जिस्म बेचने वाली को कितना भी प्यार और इज्जत दो, लेकिन उसके भीतर की असलियत खत्म नहीं होती। श्रेया भी समझ गई थी कि रामेंदु उपाध्याय ने उसे अपनी रखैल बनाकर रख लिया है। अगर वह उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा तो उसे पत्नी की तरह उसे तमाम सुख देने होंगे। इसलिए वह उससे अपनी हर फरमाइश पूरी करवाने लगी। उसे पीने के लिए शराब की जरूरत होती। खाना बनाना श्रेया को आता नहीं था, इसलिए या तो वह होटल से खाना मंगाती या रामेंदु ही उसके लिए खाना बनाता। इस तरह रामेंदु का लगभग रोज फ्लैट में आना जाना होता था। श्रेया अब उससे लगातार दुर्व्यवहार भी करने लगी थी और इतना ही नहीं, शराब पीकर वह रामेंदु को गालियां तक देती। लेकिन रामेंदु के घर में एक 1.5 साल की बेटी और पत्नी थी। ऐसे में वह तलाक के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। इस तरह के झगड़े होना आम बात हो गई थी। लेकिन अपनी अय्याशी की लत के कारण अब वह लाचार हो गया था और अपने पाप को छिपाए रखने के लिए सब कुछ सहने पर मजबूर था। लेकिन दो जिंदगी जीते हुए रामेंदु इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी सविता को एक बार फिर उसके चाल चलन पर शक हो गया था। 2 सितंबर 2023 को सविता अपने पति का पीछा करते हुए श्रेया के घर पहुंच ही गई।
उस दिन रामेंदु की जिंदगी में कोहराम मच गया। पत्नी प्रेमिका दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। श्रेया ने पत्नी से साफ कह दिया कि रामेंदु ने 3 साल से उसे रखैल बनाकर रखा है, या तो वह उसके साथ शादी करे, नहीं तो वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। पत्नी सविता और श्रेया के बीच लड़ाई होने से रामेंदु को पहली बार बहुत बुरा लगा था। वह पहली बार असमंजस की स्थिति में आ गया कि वह क्या करे क्या न करे। वह बहुत परेशान हो गया था। एक तरफ उसकी पत्नी को उसके अवैध संबंधों का पता चल गया था, वहीं गर्लफ्रेंड पत्नी की तरह हक मांगने लगी थी। घर जाने पर पत्नी के ताने और क्लेश ने उसकी जिंदगी को नासूर बना दिया था। पत्नी सविता और श्रेया के बीच झगड़े के अगले दिन रामेंदु श्रेया को जुडियो के एक आउटलेट में ले गया, जहां उसे वही शॉर्ट मिडी दिलाई जो हत्या के वक्त श्रेया ने पहनी थी। रामेंदु ने तय कर लिया कि अगर उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो उसे श्रेया की हत्या करनी पड़ेगी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह श्रेया को रास्ते से हटाया जाए कि वह पुलिस की पकड़ में न आए। आखिरकार बहुत सोच विचार कर उसने एक फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली। उसी योजना के तहत 9 सितंबर 2023 को श्रेया को वह बियर पिलाने के लिए राजपुर रोड स्थित एक क्लब ले गया, जहां पर रात को दोनों ने शराब पी। रामेंदु ने कम शराब पी, जबकि उसने श्रेया को ज्यादा शराब पिलाई। श्रेया जब शराब के नशे में धुत हो गई तो उसने श्रेया से लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा। उसने अपनी किया कार में बियर की कुछ बोतलें और शराब भी रख ली। रामेंदु ने उसी दिशा में गाड़ी को थोड़ा और आगे लिया, लेकिन आगे का रास्ता बंद था, लिहाजा उसने वहां से वापस गाड़ी बैक की और उसके बाद वापस मेन रोड पर आया और एक जगह कच्ची नाली में उसकी लाश को गाड़ी से उतारकर फेंक दी। उसके बाद रामेंदु ने गाड़ी में रखा टॉयलेट क्लीनर वाला तेजाब निकाला और उसके मुंह पर डाल दिया, जिससे लाश की शिनाख्त न हो सके। लेकिन शायद रामेंदु की किस्मत उस दिन खराब थी, क्योंकि जिस वक्त उसने श्रेया की हत्या की तो उसके कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। इसलिए जब उसने पहचान मिटाने के लिए टॉयलेट क्लीनर श्रेया के चेहरे पर डाला तो कुछ ही देर में बारिश के कारण वह तेजाब धुल गया और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ नहीं सका। श्रेया के शव को ठिकाने लगाकर रामेंदु ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा थानो रोड पर सड़क किनारे फेंक दिया। उसके बाद वापस आकर गाड़ी क्लेमेंटाउन के एक स्टोर में छिपा दी। श्रेया के सामान व पहने कपड़े भी उसने गाड़ी में छिपाकर रख दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपनी पत्नी से जाकर बता दिया कि उसने श्रेया को वापस भेज दिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने रामेंदु उपाध्याय की मदद से उसकी क्लेमेंटाउन में खड़ी कार UK07DX5881 ढूंढ ली। उस कार में कई अहम चीजें मिली, जैसे श्रेया की आईडी, उसके कपड़े, रामेंदु के खून से सने कपड़े और कार में खून के निशान जो सबूत के तौर पर इकट्ठे किए गए। थानो रोड के जंगल से पुलिस ने खून से सना हुआ हथौड़ा भी बरामद किया, जिस पर रामेंदु के उंगली के निशान थे। इसके अलावा पुलिस ने राजपुर रोड के एंजल क्लब से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की, जिसमें रामेंदु श्रेया को शराब पिलाने के लिए वहां ले जाता हुआ नजर आ रहा था। आवश्यक पूछताछ और साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। यह कहानी इस बात का भी संदेश देती है कि जब इंसान पर बाहरी दबाव पड़ता है तो उसे सही और गलत के बीच खुद ही चुनाव करना होता है। श्रेया ने रामेंदु पर जिस तरह दबाव डाला, उसने उनके रिश्ते में और ज्यादा जटिलताएं पैदा कर दी। कर्नल रामेंदु का नैतिकता और गलतफहमी के बीच फंसा हुआ संघर्ष यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। यह कहानी यह भी दिखाती है कि अपने फायदे के लिए किसी पर दबाव डालना या उसे गलत रास्ते पर धकेलना दूसरों की जिंदगी को तबाह कर सकता है। श्रेया और कर्नल रामेंदु की गलतियां यह सिखाती हैं कि रिश्तों में पारदर्शिता और सच्चाई बेहद जरूरी है, वरना ऐसे संबंधों का अंत हमेशा बुरा होता है। कहानी में कर्नल रामेंदु की पत्नी का जिक्र इस बात को दर्शाता है कि रिश्तों में बेवफाई सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। उनकी पत्नी, जो उनके प्रति वफादार थी, इस विश्वासघात से अनजान थी। यह दर्शाता है कि किसी भी रिश्ते में झूठ और छलावा न केवल रिश्ते को तोड़ता है बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति की भावनाओं और जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। रामेंदु की पत्नी की स्थिति यह सिखाती है कि शादी जैसे पवित्र बंधन में विश्वास और ईमानदारी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जब कोई अपने साथी के विश्वास को तोड़ता है तो वह सिर्फ अपने चरित्र को नहीं बल्कि अपने रिश्ते की बुनियाद को भी कमजोर कर देता है।
कहानी का यह हिस्सा हमें यह समझने की सीख देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी के साथ सच्चाई और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।